नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिंदी संसार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। तो आशा करते हैं आपको यह सीरीज पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न नंबर 31। बीजक किसकी रचना है? आपको बताना है कि बीजक किसकी रचना है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या जायसी। तो आपको बताना है कि बीजक किसकी रचना है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो बीजक रचना है वो हमारी कबीरदास जी की रचना है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो आपको बताना है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। शांत, करुण, हास्य या वीर। तो आपको बताना है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो शोक जो स्थायी भाव है वो होता है हमारा करुण रस का। करुण रस हमारा राइट आंसर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो आपको बताना है कि किस भाषा में रचना की है। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या राजस्थानी। तो आपको बताना है कि सूरदास जी ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो राइट आंसर है इसका, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? आपको बताना है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। 24, 26, 28 या 30। आसान प्रश्न है, सबसे उत्तर इसका बन जाएगा। तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 24। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 क्या है? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो क्या होगा? कुलीन, समृद्ध, धनी या कृपण। तो आपको बताना है जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहेंगे। तो आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है कुलीन। ऑप्शन नंबर ए कुलीन सही उत्तर है इसका। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। प्रश्न नंबर 36 है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो आपको बताना है दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। दाती, दात्र, दात्री या धात्री। तो आपको बताना है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा दात्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? आपको बताना है। हमने अभी तक, ये हमारी चौथी सीरीज है, ज़्यादातर कारक में जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है जो इसमें है। तो अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। तो आपको बताना है लड़का पेड़ से गिरा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है अपादान कारक। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। पापी में कौन सा विशेषण है? तो आपको बताना है कि पापी में
कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण? तो आपको बताना है पापी में कौन सा विशेषण है। तो आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है पापी में विशेषण है गुणवाचक विशेषण। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। 39, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? तो आपको बताना है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आशा करते आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो यहाँ जो सी का प्रयोग हुआ है, वहाँ जहाँ सी यानी जहाँ एक के साथ दूसरे की उपमा की जाती है वहाँ होता है हमारा उपमा अलंकार। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। समास का अर्थ है, तो आपको बताना है कि समास का क्या अर्थ होता है। संक्षेप, विच्छेदन, विस्तार या नवीन अर्थ? तो आपको बताना है कि समास का क्या अर्थ होता है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आपको समास संबंधित शॉर्ट ट्रिक के अनुसार समझनी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां आप जाकर चेक कर सकते हैं। हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज समास की बनाई है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। प्रश्न है संकर शब्द किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत के कुछ विशेष शब्द या ऑप्शन नंबर डी है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो आपको बताना है कि संकर शब्द क्या होता है। तो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर डी दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो होता है वो हमारा संकर शब्द कहलाता है। जैसे कि डाक घर जो शब्द है वो हमारा संकर शब्द है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो आपको बताना है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या प्रत्यय लगेगा। ईय प्रत्यय, ई प्रत्यय, इक प्रत्यय या आ प्रत्यय? तो आपको बताना है कि सुत शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है आ। जो सुत है उसका हो जाएगा सुता। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 43 की ओर। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो आपको बताना है कि नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना? तो आपको बताना है कि नाक का बाल होना का क्या अर्थ होगा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से चार ऑप्शन हैं, घोड़ा, घोटक, कटक और है। इसमें से कौन सा नहीं है? अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। आशा करता हूँ सभी ने इसका उत्तर सही लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है कटक। घोड़ा, घटक और है वो तीनों अश्व के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन जो कटक है वो अश्व का पर्यायवाची यानी घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर।
क्या है 45 देखिएगा, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता। वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो क्या होगा, अस्थिर, अडिग, यायावर या गतिशील। तो आपको बताना है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसके लिए क्या शब्द होगा। आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यायावर, इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर, प्रश्न नंबर 46 की ओर। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्ति सभी ने सुनी होंगी, तो आपको बताना है कि ये पंक्ति के जो रचयिता हैं कौन हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी या राम नरेश त्रिपाठी। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। क्या है देखिएगा, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली से क्या लाभ होता है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। अब मान लीजिएगा कोई क्लासरूम है, कक्षा है, उसमें जो कोई बच्चे हैं वो मान लो कि श्री राम का किरदार निभा रहा है कोई भी बच्चा। तो जो श्री रामचंद्र जी का जो व्यवहार है, व्यक्तित्व है, वो उसका अध्ययन करेगा और फिर उसका वो अभिनय करेगा। तो उससे क्या होगा, जो पात्र का यानी जो श्री रामचंद्र जी का जो वो अभिनय करेगा, जिससे बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है वो बहुत तेज बढ़ेगी, क्योंकि जो श्री रामचंद्र जी के जो पात्र में गुण है वो सारे बच्चा खुद सीखेगा। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो आपको बताना है कि क्या उद्देश्य है। भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करती है। नंबर 2, बच्चों को व्यस्त रखना। नंबर 3, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना। या नंबर 4, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो आपको बताना है कि जो भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो भाषा, जो इसका सही उत्तर है वो है भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों की पहचान करना। यानी जो बच्चा किसी भी भाषा का प्रयोग करने में जो कठिनाई महसूस कर रहा है, पहले उनका पहचान करना, फिर पहचानने के बाद में उन कठिनाइयों को किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं या उन कठिनाइयों को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, वो सारा जो प्रयोग होता है वो उपचारात्मक शिक्षण में होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। मुख्य भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता। तो आपको बताना है कि जो प्रमुख कौशल होते हैं भाषा के, उनमें से कौन सा नहीं आता। सुनना, बोलना, हंसना या लिखना। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसमें कौन सा नहीं आता, तो वो है हमारा हंसना, क्योंकि एक फॉर्मूला भी है, वैसे भी याद रखते हैं, सुबोपाली इस तरीके से लिख सकते हैं। सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना, ला से लिखना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना,
ये सारे आते हैं। सुनना, बोलना, यहाँ पढ़ना होता तो ये सही रहता। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो भाषा के जो कौशल होते हैं प्रमुख, उनमें आते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 50। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या 26 जनवरी को। बहुत आसान प्रश्न है, आप इसका उत्तर सही से लगा लोगे। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी जयंती और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, तो आपको बताना है कि काव्य शिक्षण का क्या उद्देश्य हो सकता है। नंबर 1, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, या नंबर 4, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। तो आपको बताना है कि काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो देखिएगा, जो विराम चिन्हों का प्रयोग होता है वो हमारा गद्य में होता है, और व्याकरण के नियम का भी प्रयोग हमारा गद्य में होता है। संगीत कला में निपुण बनाना, ये म्यूजिक में बात होगी। लेकिन जो ऑप्शन नंबर टी है रसानुभूति, ऑप्शन नंबर डी यानी नंबर 4, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति करना, इससे क्या होता है कि बच्चा जैसे कोई कविता है उसको आनंद लेकर उसको उसमें पूरा डूब कर पढ़ेगा तो उसको सही तरीके से समझ में आएगा और उसको अपने जीवन में भी उतार पाएगा। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना है कि विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो आपको बताना है कि विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। बहुत आसान प्रश्न है, जिसको विशेषण की थोड़ी भी जानकारी होगी वो इस प्रश्न को सही उत्तर लगा लेगा। अगर आपको विशेषण संबंधी कोई भी समस्या आती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर 52 का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेरी गाय काली है। जो यहाँ कर्ता की जो विशेषता बता रहा है, यानी कर्ता क्या है, गाय, जो विशेषता क्या है कि उसकी यह विशेषता है कि जो वो काली है, जो काली हो गया वो हमारा विशेषण हो गया। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 53 यानी 53 की ओर। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है कि पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पुनः प्लस जन्म, पुनर् प्लस जन्म, पुन प्लस जन्म, पुनः प्लस आजन्म। तो आपको बताना है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर आपको संधि संबंधित भी कोई समस्या है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हमने बताया था वीडियो में भी, और एक नियम भी होता है कि अगर जो शब्द में अगर रा है, जो जिसे हम उड़ती हुई रा बोलते हैं, अगर वो लगा हुआ है तो उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ वो हट जाएगा और उसकी जगह विसर्ग लग जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, पुनः जमा जन्म। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। तो आपको बताना है 54। चलिए पढ़ते हैं। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। जो ये 4 शब्द दिए हैं इनमें से अधिकरण कारक का प्रयोग कहाँ हुआ है, किस शब्द में हुआ है, आपको बताना है। वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल या रेखा चित्र। तो आपको बताना है कि अधिकरण कारक का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वाहनारूढ़। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। रसराज किस रस को कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। श्रृंगार रस, वीर रस, हास रस या इनमें से कोई नहीं।
तो आपको बताना है कि रसराज किसे कहते हैं। आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो आपको बताना है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या भारतेंदु काल। तो आपको बताना है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो घनानंद जो हैं वो हमारे रीतिकाल के कवि हैं। तो रीतिकाल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अक्सर जो बस होती हैं, ट्रक होते हैं, उनके पीछे भी लिखा रहता है, लेकिन आप जब इस प्रश्न को पढ़ोगे तो आप ये महसूस करोगे कि ज़्यादातर 90% जो होते हैं वहाँ गलत लिखा होता है। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आशीर्वाद किस तरीके से लिखा जाता है वो आपको देखना है। ऑप्शन आपके ये रहे सामने। ऑप्शनों को देखिए और बताइए। तो आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही जो तरीका है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो वो आप आज ही याद रखिएगा। देखिएगा किस तरीके से लिखा जाता है, मैं आपको बताऊं। आ, फिर शी, फिर वाद लिखेंगे, फिर वाद में से ये दा निकालेंगे। क्योंकि अगर हम ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, जो इस रा को यहाँ लगाते हैं, जब अगर हमने यहाँ रा लगाई तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, इसका जो चरण होगा, ये होगा यहाँ। तो ये शब्द बनेगा आशीर्वाद, जबकि हमें बोलना है आशीर्वाद। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 58। बहुत ही आसान प्रश्न है। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? जो को शब्द है उससे किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, किस कारक चिन्ह का पता चलता है? तो आपको बताना है। कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। बहुत ही आसान प्रश्न है। आशा करते सभी से उत्तर बन गया होगा। तो को क्या होता है? कर्ता ने कर्म को। तो जो कर्म होगा कर्म कारक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। कर्ता ने कर्म को, ये आपको याद होंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 59। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। तो आपको बताना है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है। हरियोध, निराला, अज्ञेय या गुलेरी। तो आपको बताना है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का क्या उपनाम है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो जो इनका जो प्रश्न नंबर 59 का सही उत्तर है वो है अज्ञेय। इस प्रश्न को दूसरी प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है अज्ञेय। आज का लास्ट प्रश्न। बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बिहारी जो लिखते हैं वो क्या ज़्यादा लिखते हैं? तो आपको बताना है। कवित्त, सवैया, पद या दोहा। तो आपको बताना है कि बिहारी के क्या ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी बिहारी की जो कौन सी कृति है, जो कौन से काव्य हैं जो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो आपको बताना है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है दोहा। जो बिहारी हैं वो दोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को, अगर हमारी वीडियो में कोई आपको कमी लगती है या कोई भी प्रश्न ऐसा हो सकता है कि
अनुसार सही है वो आपके अनुसार सही नहीं है, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आगे से इस चीज़ में सुधार कर सकें। थैंक यू।